वेलकम टू $50 शो प्रेजेंटेड बाय आबिद अली फिल्म्स। $50 शो नए एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी टीम फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है और सर आबिद के अप्रूवल के बाद नए एक्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी एपिसोड शूट की जाती है। आज के एपिसोड के नए एक्टर्स हैं रबीउल हसन और फैजान। वैसे सोनी मलिक जी, ये तो कमाल ही हो गया है। आप देखिए ना कि बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन, यानी आप एक फिल्मी हीरोइन और मैं एक शायर। कुदरत का कमाल है कि हमारी शादी हो गई। जी शफीक पत्थर दिल साहब, हालांकि आपका दिल पत्थर का है, लेकिन फिर भी मैं आपके दिल में आ ही गई। सोनी जी, वैसे तो मेरा नाम शफीक संगदिल है, पर आपने जब पत्थर दिल कहा तो वो भी आप के मुंह से बहुत अच्छा लगा है। Whatever, तकरीबन रोज ही बैठते थे हम $50 कैफे में, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरकार हम जिंदगी के हमसफर बन जाएंगे। गालिबन आप आखिरकार कहना चाह रही हैं। देखे ना, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। अच्छा, जोड़े आसमानों पे बनते हैं? मेरे जोड़े तो दर्जी बनाता है। ओहो सोनी मलिक जी, मैं कपड़ों वाले जोड़ों की बात नहीं कर रहा। जैसे मेरा और आपका जोड़ा नहीं बन गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो वाला जोड़ा। ओके। इसी बात पे आप उनको एक शेर याद आया है कि शादी के बगैर ये दुनिया है फसाद, शादी के बगैर ये दुनिया है फसाद। बंदर के अचारी अदरक का स्वाद, आहा, क्या बात है। हंसना था। सोनी जी देखिए, हमारा ना मेल नसीबों ने करवाया है। ये नसीबों लाल रिश्ते में कराने लग गई। भाई सोनी जी, आप ऐसे बड़ी अहमकों वाली बात करती हैं, मगर फिर भी आप ना प्यारी लगती हैं। मैं नसीब से जो ये रिश्ता बनता उसकी बात कर रहा हूँ, उस नसीबों की बात नहीं कर रहा मैं। ओहो शफीक पत्थर दिल साहब, ये आपने क्या नसीबों लाल लगा रखी है? हद नहीं हो गई है? सोनी जी, कितना सुहाना ख्वाब देख रहा था, आपने बर्बाद कर दिया। शफीक पत्थर दिल साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपके चलते ख्वाब में हाथ दे दिया हो। वैसे सोनी जी, चलता ख्वाब पाक होता है। ओहो, चलता पानी पाक होता है। देखिए जी, जो भी चीज चलती है उसको चलता रहने दें, और दुनिया अगर जलती है तो उसको जलने दें। शफीक संगदिल साहब जी। शट अप। थैंक यू। जेबेल, ये कूड़े वाला कब तक आएगा? पूरा किचन में गंद फैला हुआ है, डस्टबिन भी भरी हुई है। सोहेल साहब उसने कॉल करके बताया वो थोड़ा सा आज लेट हो जाएगा, उससे थोड़ा काम है। एक तो ये कूड़े वाले भी ना। सोहेल साहब, वैसे हम कूड़ा उठाने वाले को कूड़े वाला क्यों कहते हैं? ये कैसा सवाल है? कूड़े वाले को कूड़े वाला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सोहेल साहब, कूड़ा तो हमारी वजह से फैलता है, वो तो उठाता है। फैला हम रहे हैं और वो सफाई करता है, और उल्टा हम ही उसको कूड़े वाला कह रहे हैं। बात तो तुम सही कर रहे हो, वो तो सफाई वाला है और हमने उसी का नाम कूड़े वाला रखा हुआ है, बल्कि उससे भी यकीन दिला दिया है कि वो कूड़े वाला है। अच्छी निशानदेही की तुमने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कूड़े वाला, जिसे आज से हम सफाई वाला कहेंगे, कब तक आ रहा है? बहुत गंद मचा हुआ है, मुझे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। सोहेल साहब, सफाई वाला आज ज़रा लेट आएगा, उसे कुछ काम है। ये तो तुमने मुझे अभी बताया। हाँ जी, तकरीबन कोई 2-3 मिनट पहले। अच्छा, वैसे काफ़ी अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, इसे अपने काम में इस्तेमाल करो।
मिसाल देकर वाज़ह करें। देखो, तुम म्यूज़िक बनाते हो, अपने ख्यालात का इज़हार अपने म्यूज़िक पे करो, गाने बनाओ सोशल इश्यूज़ पर। समझ गया, मैं इस पर काम ज़रूर करूँगा। गुड। शारी साहब, बात बहुत ही संजीदा और गंभीर है। अच्छा, तो फिर रहने दें। पर करें क्या, न पाए रफ्तन न जाए मानदन। वो बात सुने शफीक साहब, मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो आप अरबी में गालियां देनी शुरू हो गए। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे भी आती हैं गालियां बड़ी। और तेरी शायरी साहब, क्या गाली दी है मैंने आपको? ये क्या, ये जाए रफ्तन मानदन, पता नहीं क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप। ओ ना हंजार पाकिस्तानी बाशिंदे, ये अरबी नहीं है, ये फारसी का मुहावरा है। न पाए रफ्तन न जाए मानदन, इसका मतलब है कि कैसी मजबूरी में फंस गए हैं कि ना रह सकते हैं और ना जा सकते हैं। वैसे ये है फारसी का, लेकिन उर्दू में भी मुस्तमिल है। लो दसो, वैसे मुझे ये अहमक पाकिस्तानी बशिंदे के अलावा कोई बात समझ में नहीं आई। आपने अच्छा किया कि बता दिया, मैं तो शुरू होने लगा था। अच्छा चले, बताइए क्या कह रहे थे आप। शायरी साहब, अर्ज किया है कि सोनी मलिक से शादी मेरा ख्वाब थी, समझा जिसे रुमाल वो जुराब थी। आहा, मेरी शादी ना हो सकी। शादी तो मेरी भी नहीं हो रही। क्या मेरे ख्वाब में तुम भी थे? ऐ जोशीले नौजवान, सुन लो, सोनी मलिक सिर्फ मेरी है, उसकी साथ शादी का ख्वाब पहले मैंने देखा है। आप क्या वावेलियां मार रहे हैं? क्या मार रहा हूं? ओहो, आपने पहले फारसी का मुहावरा सुनाया मुझे। सुनाया? मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। बोल दी। वावेलियां मतलब बोंगी बातें करना। अच्छा, हाँ भाई, कौन है आप, क्या मसला आपका? भोंगी बातें। जी, मेरा नाम हुमायूं है। और आपके वालिद का नाम यकीनन बाबर होगा। ओहो, वो मुगल बादशाह थे हुमायूं, और उनके फादर का नाम था बाबर। हुमायूं, क्या मसला है तुम्हारा, क्या हुआ? जी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे चाहती है, पर हमारे घर वाले नहीं मान रहे। हमने सोच लिया है कि लव मैरिज कर लेते हैं, और जब हम ये कदम उठा लेंगे तब हमारे घर वालों को पता चलेगा कि बच्चों की बात सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। बरादरे खुर्द बल्कि खुर्द बुर्द, आपकी बात के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि आप शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप आपस में मोहब्बत करते हैं, या फिर आप शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन को सबक सिखाना चाहते हैं। दरअसल हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की। वैसे मैरिज ही काफ़ी होती है। वो कहते हैं कि ख़ानदान में ही शादी करेंगे, अगर बच्चों ने बरादरी से बाहर शादी की तो उनकी बेइज्जती होगी। तो आपने अपने वालिदैन से बात की थी, उन्हें कुछ कन्विंस करने की कोशिश की थी। वालिदैन तो दूर की बात, बहन भाई तक नहीं माने। देखो हुमायूं, वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अभी आप छोटे हो, आप अपना अच्छा बुरा अभी नहीं समझते, और शादी के मामलात, इस तरह की चीज़ें, ये बड़ी संजीदा बातें होती हैं। इसमें तुम्हारी राय अहम ज़रूर है, मगर उनके जज्बात को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनको भी दुख पहुंचाना दुरुस्त बात नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुम थोड़ा और वक्त ले लो, उनसे बात करते रहो, अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहो, और अपने अमल से साबित करो कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है और सच है। और ये भी कि वो लड़की कोई उनकी दुश्मन नहीं है। अपने पेरेंट्स को समझाओगे, वो समझ जाएंगे। उनको मनाओ कि वो लड़की वालों के घर जाएं, उनसे मेल जोल करें, उनसे मिलें। हो सकता है कि वो लड़की वाले उनको पसंद आ जाएं, और आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आपकी शादी हो जाए। नौजवानों को थोड़ा सोच समझ से काम लेना चाहिए। ये सारी उम्र के फैसले होते हैं। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की, बेशक लड़का है या लड़की है, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। मुझे आपकी बातें कुछ समझ आ रही हैं,
मुझे लगता है कि शायद इस तरह मेरे घर वालों की सोच बदल जाएगी। उस्तानी जी, आप सबको बोलना सिखाती हैं, सबकी गलतियां निकालती हैं आप। सोनी जी, गलतियां होती हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी ये है कि मैं किसी की गलतियां नहीं निकालती, बल्कि लोगों की गलतियों को दुरुस्त करती हूँ। Whatever, आप सबकी गलतियां निकालती हैं, ऐसा क्यों करती हैं आप? इसलिए कि लोग जो भी ज़बान बोलें वो दुरुस्त तरीके से बोलें, ठीक तरह से बोलें, और जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात समझ नहीं आएगी, तो फिर समाज में सुधार कैसे होगा और एक दूसरे को आप करीब से जानेंगे कैसे। उस्तानी जी, अगर आपकी जेब में पैसे हो ना, आप चाइना जाकर भी अरबी बोलेंगे ना, तब भी लोग आपकी बात समझेंगे, क्योंकि सारी बात पैसे की। सोनी, पैसे और ज़बान को आप एक साथ कैसे रख सकते हो, कैसे मुकाबला कर सकती हो भला? एक अच्छा इंसान जो है, उसकी ज़ुबान, उसका बयान, उसका किरदार, वो सब बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और वही बताते हैं कि उस शख्स का असल रूप क्या है। अगर एक शख्स के पास बहुत पैसा है और वो उस पैसे के अलावा जो चीज़ें उसमें बुरी हैं वो ये कि वो गालम गलोच करता है, किसी का हक मारता है, किसी को दुख देता है, तो क्या तुम पैसे की वजह से उसकी इज़्ज़त करोगी? नहीं, बात करने की अगर उसे तमीज़ नहीं है तो वो मुझसे क्या हर जगह से अपनी बेइज्जती कराएगा। अगर आपको बात करनी नहीं आती तो लोग आपकी बात समझेंगे कैसे? अगर नहीं होता सोनी जान, अगर होता है लफ्ज़ बेटा। अगर आप मेरी बात सुने तो मेहरबानी होगी, मैं कुछ परेशान हूँ। हाँ बेटा, और बैठो, बात करो। मेरा नाम जमशेद है और मैं गांव का रहने वाला हूँ। शहरों में आकर बसने वाले ज़्यादातर किसी ना किसी गांव से ही आए हैं। आप ये बताइए कि आपका मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे गांव में प्राइमरी तक स्कूल था, वहीं तालीम हासिल की, फिर हाई स्कूल के लिए साथ वाले गांव और कॉलेज के लिए शहर आ गया। अच्छा, तो फिर? अब अपने घर से दूर, माँ बाप, बहन भाई, सबसे दूर खुद को अकेला महसूस करता हूँ। ये तो फिर है। मसला ये है कि शहर में आगे बढ़ने के मौका बहुत हैं, लेकिन घर वाले नहीं हैं। गांव में घर वाले हैं लेकिन मुस्तकबिल नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वापस चला जाऊं तो कुछ बन नहीं पाऊंगा, यहाँ रहूं तो घर वालों की याद सताती है। जमशेद बेटा, आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल भर आया है। बहुत अफसोस हुआ है कि आपको ये सब सहना पड़ा है। हाँ जी उस्तानी जी, पर कुछ बनने के लिए तकलीफें तो उठानी पड़ती हैं ना। वो तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन बात सिर्फ इस जमशेद की नहीं है। मसला तो ये है कि कोई भी गांव या देहात जहाँ से बच्चे आते, अगर वहाँ पर बुनियादी सहूलतें नहीं होंगी तो इसी तरह किसी न किसी जमशेद को परदेश जाना पड़ेगा। मगर ये तो हुकूमतों के करने के काम है, इनका मसला कैसे हल होगा? जमशेद बेटा, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप शहर में काम करें और जब भी छुट्टी हो तो अपने वालिदैन से जाके मिल लें। जब कुछ बन जाए तो फिर अपने देहात, अपने गांव में जाएं, अपने जैसे लोगों को जमा करें और फिर वहाँ के बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली करें, ताकि फिर किसी जमशेद को अपने माहौल से निकलकर अपने हालात के सुधार के लिए परदेश ना जाना पड़े। क्या फिर ये करें कि पहले आप यहाँ पर सेट हो जाए, फिर उसके बाद आप अपने माँ बाप को भी बुला लें? हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर गांव के मसाइल तो वहीं के वहीं रहेंगे हमेशा। मुझे आपकी बातों से हौसला मिला है, एक आस लगी है कि पहले खुद कुछ बन जाऊं और फिर गाँव जाऊं, ताकि वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ताकि वहाँ के बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, हुनर सीख सकें, कुछ बन सकें। आपका शुक्रिया, आपने मुझे उम्मीद की किरण दिखाई।